आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है डॉक्टर सुरेश खैरनार। डॉक्टर सुरेश खैरनार अपने आप में परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन जो नए दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनके लिए ये ज़रूर बताएं कि डॉक्टर सुरेश खैरनार एक मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ता के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और ख़ास तौर पर राष्ट्र सेवा दल इसका जो काम है, इस काम को बड़ी शिद्दत से वे करते हैं। और एक बात जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि बड़े लंबे समय से उन्होंने जो कम्युनल राइट्स है इसके फैक्ट्स फाइंडिंग तो किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ सांप्रदायिक सद्भावना पर कितना हम सामाजिक फीडिंग कर सकते हैं, लोगों को सिखा समझा सकते हैं, इस बात पर वे काम करते रहे। एक दूसरा एंगल भी है डॉक्टर सुरेश खैरनार सर का, और दूसरा एंगल ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान हैं, जिन संस्थानों से हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की वो यादें, वो स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं जिसके साथ हमारा देश एक देश के रूप में पहचाना जाता है। इस वक्त में ये जो देश की खास पहचान है, इसको हम थोड़ा धूमिल होता हुआ देखते हैं, और ये कहीं और से नहीं बल्कि ये सरकारी स्तर पर देखते हैं, और ये बात बड़ी चिंताजनक है। आज हम लोग बातचीत करेंगे हमारी राष्ट्रीय धरोहर को हमने किस नज़र से देखना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, और हमारी राष्ट्रीय धरोहर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे बलशाली भारत के निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कितना सपोर्ट करती है, इस पर हम ये बातचीत करेंगे। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। सर, बात तो हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि क्या हम लोग अपनी जो राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी जो राष्ट्रीय वो प्रेरणाएं होती है, जिन प्रेरणाओं के आधार पर हमारी एक ख़ास पहचान बनती है, उस पहचान को अगर मिटता हुआ देखें, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा दल ने इस बात को बड़ी शिद्दत से संजोया है, लेकिन इन दिनों में हम लोग ये देख रहे हैं कि शायद अहमदाबाद का गांधी आश्रम हो, या फिर सेवाग्राम की बात हो, या फिर अभी हाल ही की बात अगर हम कहें तो बनारस का गांधी शोध संस्थान हो। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की केवल यादों से नहीं, मतलब उनकी व्यक्तिगत यादों से नहीं, बल्कि उनकी जो एक समझ रही है, उनकी जो आइडियोलॉजी रही है, उस आइडियोलॉजी के आधार पर, उसके विचारधारा के आधार पर ये संस्थान खड़े होते रहे। हम इनकी यादों को थोड़ा धूमिल होता हुआ देखते हैं। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसे इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि ये सिर्फ ज़मीन, इमारतें या प्रॉपर्टी की बात नहीं है। आपने जो धरोहर शब्द इस्तेमाल किया है, गांधी वाली या अंबेडकर वाली या लोहिया जेपी वाली, ये जो ज्योतिबा फुले वाली, पेरियार वाली, मतलब जिन जिन धरोहरों ने इस जितने भी हमारे राष्ट्रीय पुरुष हैं जिन्होंने राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए कोशिशें की गई, उसके ऊपर का यह हमला है। ये सवाल किसी एक संस्थान, एक इमारत, एक जगह, एक बिल्डिंग की बात नहीं है। मैं आज जानबूझकर इसीलिए इस स्टूडियो में घर से चल के आया हूँ, हालांकि मैं इस पर लिख चुका हूँ। गांधीवादी संस्थाओं में संघ की घुसपैठ नाम से मेरा आर्टिकल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी है, लेकिन ऑडियो वीडियो के हिसाब से मैं इसलिए आज चला आया और मेरे दिमाग में यह आया कि यह सवाल किसी भवन या प्रॉपर्टी या ज़मीनों का नहीं है। ये तो गांधी विनोबा खुद उन्होंने प्रयोग किए हैं ये सब मोह से छोड़ने की। विनोबा ने खुद भूदान का इतना बड़ा आंदोलन किया है। वे स्वयं संपत्ति से चिपटे हुए नहीं रहे। गांधी जी ने खुद उनके जो 10 जो नियम थे, उसमें एक ये भी नियम था कि आप हर मोह से, हर किसी चीज़ से, इवन अपनी जो खाने के टेस्ट है उससे भी आपने मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे तत्वज्ञान वाले लोगों का, वर्तमान सियासत में आए हुए लोगों का कहीं से भी मेलजोल नहीं, उल्टा ये उनके घोर विरोधी लोग हैं, जबकि इन्होंने उनको तय करके मारने का भी काम किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की फिजिकली हत्या करने का काम किया है 30 जनवरी 1948 को। 3 दिन के बाद में आपातकाल का दिवस आ रहा है। 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने विधिवत आपातकाल लागू किया था।
उस ज़माने में ये लोग भी हमारे साथ में थे जेपी आंदोलन में। बाद में आपातकाल लगने के बाद जेल में गए तो ये भी लोग हमारे साथ में थे। और इनको मैं जेल में बोलता था कि इंदिरा जी का आपातकाल जो है ये एक व्यक्ति का आपातकाल है, बाकी कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को कोई उसमें उनको उतना साथ नहीं है, और कांग्रेस वैसी भी एक फैली हुई बिखरी हुई पार्टी है। लेकिन आप लोगों का अगर कभी गलती से इस देश में सत्ता का दौर आएगा ना, और देख लीजिए मेरे अपने रहते भी आया है, तो आप लोगों का जीना हराम करोगे। क्योंकि आप लोग हिटलर और मुसोलिनी की तर्ज पे आपका जो संघ का और आपकी पूरी जो विचार प्रणाली की जो पूरी जो इमारत जो खड़ी की है वो फैसिज्म के ऊपर है। तो आप लोगों का सोचना, आप लोगों का रहना, खाना पीना, कपड़ा, टोपी, दाढ़ी तक आप कंट्रोल करोगे। और आप तो अभी देख रहे होगे लव जिहाद के नाम पे, शादी ब्याह पे, सिनेमाओं के नाम पे किस किस ढंग से क्या क्या हो रहा है, नाटकों से लेके कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स। किस गर्दिश में एम.एफ. हुसैन की डेथ हुई है, अभी अभी उनकी जयंती पुण्यतिथि का दिन गया इसी महीने के आसपास, कोई एक डेट में, अभी एक हफ्ता भी नहीं हो रहा। तो उस दिन मुझे याद आया कि एम.एफ. हुसैन को लंदन में मरना पड़ा है, और आज उनकी समाधि लंदन में है, जो कि भारत का रामायण महाभारत से लेकर दुनिया भर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से उन्होंने सीरीज़ बनाई है उस ज़माने में। वो एक भारत का गौरव वाला पेंटर, विश्व में उसकी पेंटिंग्स करोड़ों मिलियन डॉलर में बेची जाती है। उस आदमी का भारत में किस ढंग से हाल किया इन लोगों ने, और उसको जाना पड़ा। और वही हाल हमारे सिनेमाओं में देख लीजिए, नाटकों में देख लीजिए, और ये खुद अपने खुद के किस ढंग के सिनेमे, केरल स्टोरी से लेके कश्मीर फाइल्स से लेके क्या क्या दुनिया भर के सावरकर और क्या क्या। तो ये जो निज़ाम है, निज़ाम तो इस देश में 77 में भी बदला है आज़ादी के बाद। निज़ाम तो उसके बाद में इनका भी एक छोटा सा दौर आया था 6 साल का, 1999 से लेके 2006 तक, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। शुरुआत तो तभी की गई थी। ये जो आपने गांधी शोध संस्थान का नाम लिया, उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी, वो खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं। उन्होंने ये गांधी विद्या संस्थान में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की थी, क्योंकि वो खुद यूपी के हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। और मैं गलत नहीं तो शायद उस समय वो बनारस से ही सांसद, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हीं के रिप्लेस मतलब उनको हटा के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मुरली मनोहर जोशी की ही जगह पे संसद सदस्य के लिए वहाँ से खड़े हैं। लेकिन ये जो शोध संस्थान में ये जो कुछ चल रहा है, क्या ये सिर्फ एक कमेटी बदलने की बात है या बिल्कुल भी नहीं। शोध संस्थान में, क्योंकि आपने इस पर जो बड़ा आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कोई एक बड़े बदलाव की ओर इशारा नहीं करता है। ना। शोध संस्थान में 2006 में मुरली मनोहर जोशी जी जब खुद संसाधन मंत्री थे, उन्होंने उस समय एक कुसुम केडिया नाम की एक महिला को उसमें घुसा दिया था। उनका क्या क्वालिफिकेशन था, क्या औकात थी, मुझे पता नहीं है, और तब से ये विवाद शुरू हुआ। तो उस महिला को हटाने के लिए, क्योंकि वो महिला कई तरह के बदलाव करने उसने शुरू कर दी थी, उस कारण एक उस समय के डायरेक्टर ने इस्तीफा भी दिया था प्रोटेस्ट में। कोई अली साहब या कुछ ऐसा उनका नाम था। तो इस शोध संस्थान में खुरापात करने की शुरुआत तो मुरली मनोहर जोशी के समय से हुई, और उस समय भारत में बदलाव के कई सारे कोशिशें, ज्योतिष विद्यापीठों में इंट्रोड्यूस करना, तंत्र विज्ञान टोना टोटका जादू वाला करना, भविष्य वाला करना, ये तो उन्होंने उस समय भी एक कोशिश की है, जब इनको फुल प्लेज मेजॉरिटी नहीं थी तो भी। तो क्योंकि मुरली मनोहर जोशी हो या नरेंद्र मोदी हो या और भी राजनाथ सिंह से लेके अमित शाह तक का, ये सब संघ कौन भाई, या मैं तो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस। इसलिए आप लिखते हैं आपके लेख में कि भाई संघ की घुसपैठ हो रही है। हाँ, तो संघ कैसा है कि संघ ये सिर्फ एक कोई पॉलिटिकल
तात्कालिक संसदीय राजनीति के लिए निकला हुआ दल नहीं है। संघ ये एक फैशिज्म के ऊपर उसको आदर्श मान के 1925 को शुरू किया गया, क्योंकि उस समय फैशिज्म की शुरुआत ही 4-5 साल पहले हुई थी। ये इतना ताज़ा नकल है उनकी, ये जाके मिले भी है ये लोग बेनिटो मुसोलिनी से। ये तो पब्लिक डोमेन में पूरा कई बार आपने इस बात को रखा है, भी है और ये सब ऐतिहासिक दस्तावेज में भी मौजूद है, उसके वो इनकार नहीं कर सकते। मुझे बेनिटो मुसोलिनी को मिलने के मुंजे के खुद के डायरी के ही पन्ने हैं, कोई तीसरे के नहीं है, उनके अपने ही खुद के हैं। तो उस हिसाब से नमस्ते सदा वत्सले वाला ये पूरा एसएस का नकल किया हुआ ही है। और एक चाल का अनुवर्त मराठी में या संस्कृत में जिसको बोला जाता है कि एक व्यक्ति एक जगह से एक ऐलान करेगा, जैसे हिटलर एक ऐलान करता था, मुसोलिनी करता था। बाकी जनतंत्र का, संसद का, चर्चा का, जैसा आप किसान वाली बात लीजिए, एनआरसी की बात लीजिए, नोटबंदी वाली बातें लीजिए, उदाहरण के लिए खाली कह रहा हूँ मैं उस पर आज चर्चा नहीं है, लेकिन एक चाल का अनुवर्त जिसमें चर्चा का कोई नहीं, संघ की शाखा में सवाल नहीं किया जाता है, संघ की शाखा में या भौतिक वर्गों में बहस नहीं होती है, एक तरफा भाषण होते हैं। तो उस हिसाब से ये देश में भी मणिपुर क्या है या जो भी विवाद की जो बहुत सारे जगह आग लगी हुई है, ये सबका उसके साथ है संबंध, ये आइसोलेशन में नहीं है। जो सवाल हमारे देश के दुनिया भर के जो आ रहे हैं, मैं कोई मणिपुर के ऊपर चर्चा करने आया नहीं हूँ, मैं कोई नागालैंड या मेघालय या कश्मीर पे नहीं आया हूँ, लेकिन मैं टोटलिटी में गांधी इन संस्थाओं की घुसपैठ नहीं, लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक बात तो ये भी आती है ना सर कि अभी अभी हमारे यहाँ नई पार्लियामेंट इमारत का जो उद्घाटन हुआ और राजघाट से जो गांधी जन निकलता है, वो गांधी जन इस बार जो निकला उसका चरित्र ही बदल गया। तो ये जो चीजें हैं आप कैसे देख रहे हैं? मैं वही कहा ना कि हिटलर और मुसोलिनी ने जैसे ही जर्मनी और इटली में आके जिस ढंग से बदलाव की शुरुआत की थी टोटल पूरे, उसी जर्मनी में उसी तो क्या ये बढ़ावा आप उसी तर्ज पर मानते हैं? 100% इनका आदर्श। मैं राजेंद्र जी, आपको आश्चर्य लगेगा, मैं बचपन में संघ की शाखा में गया हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो इसका टेस्ट लेके आया है। मैं अगर शाखा में नहीं गया होता, मैंने उनके बौद्धिक नहीं सुने होते, मैंने शाखा का तंत्र नहीं देखा होता, मैंने वहाँ के गीत नहीं सुने होते, मैंने वहाँ का खेल नहीं खेला होता, तो मैंने इतना अधिकार से नहीं कहा होता। मैं स्कॉलर हूँ, पढ़ता हूँ, उनकी कई किताबों को चाट चुका हूँ, वो अलग बात है। लेकिन मेरी बचपन की शुरुआती उम्र के 10-12 साल की, जब 7वीं कक्षा में था, 7-5-12 या 13 साल का बच्चा मैं रहा होगा, मेरा तब से आरएसएस का और मेरा वास्ता है। शिनखेड़ा नाम की धुलिया जिले में एक जगह है जहाँ की शाखा का मैं एक तरह से अनुभव ले चुका हूँ। भूगोल के मेरे टीचर थे, उनकी प्रेरणा से बहुत अच्छे टीचर थे, व्यवहार भी बहुत अच्छा था उनका, बैचलर थे, और प्रेम से हमको उन्होंने कहा कि सुरेश शाम को आते जाओ। तो संघ की शाखा को अगर मैंने व्यक्तिगत रूप से खुद जाके नहीं देखा होता, संघ की शाखा में बढ़ा चढ़ाकर बंटवारे के समय हिंदू बहनों के स्तन काट के कुएं भर देना, हालांकि स्तनों से कुआं भर जाना, ऐसी बातें जो करने वाले भी करता नहीं है जनरली, ये सब टेबल जर्नलिज्म है या एक पित्त पत्रकारिता वाली बात है। तो उस ढंग का आरएसएस में इंसानों के ऊपर इस ढंग के एक्सपेरिमेंट कर करके लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बातें बताई जाती है, और इस ढंग से अभी देखो टुकड़े 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 करके मार डाला, मिक्सर में डाल के बॉडी को पूरा स्मैश कर डाला। इस ढंग की बातें अभी के किसी हादसे पे या घटना पे, तो ये लोगों के भीतर में गुस्सा पैदा करने के लिए क्या क्या तत्व होते हैं, इसका इन्होंने विधिवत अध्ययन किया हुआ है। तो मैं ये सुनने के बाद में खुद शाखा से घर जाने के पहले मुस्लिम मोहल्ले में जाके मैं गाली गलौज करते हुए घर जाता था, लेकिन मैं गांव का पटेल का लड़का था, मैं एक जमींदार का लड़का था। मेरे अपने ही खुद के ऊपर निर्भर, हमारे परिवार के ऊपर निर्भर मुसलमान या कई गरीब लोग थे बेचारे, खेतों में काम करने से आने के लेके दुनिया भर के कई हमारे लिए जो सर्विसेज होती है उसको देने वाले, गद्दा, रजाई भर लेना, पिंजारी, खाटिक, उसके घर से मटन आना, ये सब हमसे डिपेंडेंट लोग
टुकुर टुकुर आंखों से मेरे जैसे बच्चों को खाली देखते रहते थे। चाहते तो एक लपड़ लगा सकते थे। एक 10-12 साल का इतना सा छोटा सा लड़का, औकात क्या उसकी। आक्षेपार्ह और गलत गंदी गालियाँ दे के मैं जाता था, क्योंकि मेरा शाखा में ये सुन के खून खौल जाता था। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आज शायद पहली बार ज़िंदगी में किसी ऑन कैमरा में शेयर कर रहा हूँ। जब मैं खुद इस ढंग का बावला होके निकलता था शाखा से घर, और घर के पहले मैं ये करके आता था, और 10-15 साल की उम्र में, तो 15-20-25 साल का युवक जिसका और ज़्यादा केमिकल लोचा हो जाता है, वो तो उसके बाद में लाठी, उसके बाद में तलवार, उसके बाद में त्रिशूल, उसके बाद में बम या पिस्तौल। ये एक ऐसा कारखाना है जिस कारखाने से नथुराम गोडसे से लेके प्रज्ञा सिंह से लेके कोई भी भागलपुर गुजरात के दंगे करने वाले बजरंगी बाबू से लेके दुनिया भर के महादेव सिंह से ये सब नाम मैं उन गुनाहगारों के ले रहा हूँ जिनको मैं खुद मिला हूँ, जिनसे मैंने वार्तालाप किया है भागलपुर से लेके गुजरात तक, जिनकी इंटरव्यूज मौजूद है पब्लिक डोमेन में। ये नाम ले रहा हूँ मैं क्योंकि वो ऐसा होपलेस कारखाना है कि जिस कारखाने में एक पर्टिकुलर कौम के प्रति, पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों के प्रति, दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति इतना घटिया बताया जाता है, जिसके कारण इस ढंग के आज जो देश में जो वारदातें देख रहे हैं, दलितों के साथ के, मुसलमानों के साथ के, क्रिश्चियनों के साथ के, चर्चेस के साथ के, ननों के साथ के, ये सब चीज़ों का, और ये गांधी संस्थाओं का, ये मैं कोई अलग आइसोलेशन में नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा एक साथ का है। ये तो मराठी में जो कहावत है ना, जाते के ऊपर पिसा हुआ दाना जो है वो दूसरा हंस रहा है सूप में का कि पिसा जा रहा है, लेकिन उस गधे को पता नहीं कि उसकी भी बारी आने वाली है। तो इस देश में जब ये पिसा जाएगा, ये गांधी संस्था हो या कोई अम्बेडकराइट हो या कोई और भी XYZ अलग विचार की हो, जैसा एक जर्मन पास्टर की कविता है ना कि वो आए थे मेरे घर में और पूछ रहे थे कम्युनिस्ट, तो मैंने कहा मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। बाद में आए सोशलिस्ट, तो मैंने कहा मैं सोशलिस्ट भी नहीं हूँ। फिर आए ट्रेड यूनियनिस्ट, तो मैंने कहा मैं ट्रेड यूनियन वाला भी नहीं हूँ। लेकिन वो जब आए मेरे लिए तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई भी नहीं है दूसरा। वो ये आगाह कर रहा है जर्मन पास्टर कि वो जर्मनी में 1920, 25 या 30 के दौर में, आज से 90-100 साल पहले में एक दौर ऐसा आया है। आज ये एग्जैक्टली हूबहू फैशिज्म का ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें संस्थाओं को कब्जा करने से लेके, दुनिया भर के लोगों की जानों के साथ खेल करने से लेके, लोगों को मार डालने से लेके, और एक हिंसा, एक बदले की भावना की राजनीति जिसका पायोनियर है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने पूरे साहित्य के द्वारा द्वेष के अलावा और बदला लेने के अलावा दूसरा उसका लब्बो लिहाज कुछ भी नहीं है। मैं समग्र सावरकर पढ़ के बात कर रहा हूँ, मैं 6 सुनहरे पन्ने पढ़ के बात कर रहा हूँ। तो जो सावरकर इनका आदर्श रहेगा, जिसके पुण्यतिथि जयंती के दिवस से नई पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे, जिसके जयंती के पिछले साल 28 मई को आपने जिस अंतिम जन की बात की, जो गांधी राजघाट की पत्रिका है, राजघाट की अधिकृत रूप से भारत सरकार की तरफ से राजघाट का कंट्रोल होता है क्योंकि राष्ट्रपिता है, उसकी निकलने वाली पत्रिका पिछले साल सावरकर विशेषांक, पार्लियामेंट उद्घाटन का वो एक बिगिनिंग था। पार्लियामेंट उद्घाटन के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का भी दिन था, जिस आदमी ने इस देश को संविधान दिया है नायाब। उसके पहले और भी दुनिया भर के दिन थे, ऐसा भी नहीं कि उसके बीच में कोई और महापुरुषों के दिन थे। मैं तो कहता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र का भी दिन। इस देश के आज़ादी के, इस देश के नेशन बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई किसी एक विशिष्ट नाम के भी प्रति आग्रह नहीं है कि गांधी जी का ही दिन चाहिए था या नेहरू का या फलाने का, लेकिन 14 अप्रैल रहते हुए आप 28 मई विद इन 1 मंथ आप एक दिन चुनते हो, कौन था? तो क्या आप इसे इन धरोहरों पर कम से कम सांस्कृतिक आक्रमण मानते हैं? बहुत बड़ा आक्रमण है। भारत के 75 साल की आज़ादी के दौर में का ये सबसे भयावह संकट है। ये सवाल किसी एक बनारस की गांधी विद्या शोध संस्थान की इमारत और उसका कुछ परिसर को कब्जे में लेने की बात नहीं है। मैं तो इस बहाने पूरे मुल्क को इस ढंग से, मणिपुर भी इसी से रिलेटेड है।
मणिपुर कोई दूसरे अलग से आइसोलेशन वाली बात नहीं है। और आगे जाके आपको मैं बता दूं, मैं अभी एक पोस्ट से बहुत बेचैन हूँ। ये हमारी संप्रभुता पर कितनी चोट पहुंचाता है? ये जबरदस्त पहुंचा रहा है। मेरे पास में अभी कल परसों का एक व्हाट्सएप है, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, देहरादून के हिंदुओं ने बोलते दुकानों को भगवा रंग से रंग दिया है। अब वो पहचान हो गई है। तो भारत के सभी दुकानदारों से हमारी अपील है हिंदुओं को कि जो अपनी दुकानों को भगवा कर दे, और ग्राहकों की भी अपील है कि वो आप सिर्फ हिंदू दुकानों से अपना सामान ले। इस ढंग से नवबौद्ध, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुसलमान, पारसी दुकानें की सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कौम की नहीं है, क्योंकि वैसे भी इन लोगों को तो नौकरियों में तो प्रावधान है रखा नहीं है। खुद के बलबूते पे ज़िंदगी जीने की कोशिश करने वाले लोगों को, और ऊपर से उसी उत्तराखंड के किसी पर्टिकुलर इलाके में से मुसलमानों को घर खाली करने के, उनके घरों पे बाकायदा ये लगाए गए, स्टिकर लगाए गए हैं, और कहाँ कहाँ के निकल भी गए हैं। मणिपुर में भी एथनिक, मणिपुर के बारे में मैं बता दूँ, गांधी विद्या संस्थान से रिलेटेड बात है। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने वो संस्थान खोला था, उन्होंने ही नॉर्थ ईस्ट में रविंद्र उपाध्याय नाम के उसी बलिया के बनारस के बगल के आदमी को ज़िंदगी भर के लिए नॉर्थ ईस्ट का ये जो सब कॉन्फ्लिक्ट है इसके लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भेजा हुआ था। मैं भी गया हूँ, उस समय रविंद्र उपाध्याय जी से मिला हूँ नॉर्थ ईस्ट में, और उस समय वो ये सब काम कर रहे थे। और उसी समय आज से 50 साल पहले विवेकानंद केंद्र के नाम से एकनाथ रानडे और डॉक्टर लक्ष्मी और प्रभात अवस्थी और दुनिया भर की ये सब लोगों ने ये संघ का दूसरा एडिशन, एकनाथ रानडे वॉज वेरी मच आरएसएस, लेकिन उन्होंने विवेकानंद केंद्र का बोर्ड लगा लिया। जो संघ की जो चालाकी है, संघ खाली संघ के नाम से काम नहीं करता है, वनवासी सेवा आश्रम संघ खाली संघ के नाम से काम नहीं करता, समता, समरसता दल, समता नहीं, तो राष्ट्र सेविका समिति, ऐसे ऑक्टोपस के जैसे 100 से ऊपर नाम आपको मैं गिना सकता हूँ। अभी वो हमारा विषय नहीं है, बहुत समय जाएगा। ये लोकल एडिशन भी बनाते हैं। अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी आध्यात्मिक एक विंग निकली है। बीजेपी आध्यात्मिक विंग की तरफ से कहाँ कहाँ के, मैंने महाराष्ट्र में 2-3 जगह जो अभी झमेला हुआ ना, कोल्हापुर से लेके कहाँ कहाँ के न्यूज़ें थी अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले, इसी जून महीने की बातें बोल रहा हूँ जी जी। उसमें डायरेक्ट बीजेपी नहीं, बीजेपी आध्यात्मिक सेल, त्र्यंबकेश्वर नासिक के जहाँ से गोदावरी निकलती है और वो जो शंकर का मंदिर है, मतलब इस ढंग से कॉन्फ्लिक्ट, इस ढंग से ध्रुवीकरण कर करके एक राजनीतिक दल को शर्म आनी चाहिए, जिसने इस देश के संविधान की शपथ लेकर अपना संविधान खुद का दल का बनाया हुआ, जिसने आश्वासन दिया हुआ है कि हम बगैर किसी भेदभाव से, बगैर किसी ऐसा कुछ जाति धर्म और इसका ये करते हुए इस्तेमाल राजनीति नहीं करेंगे। और आप संसद में घुसने के पहले साष्टांग दंडवत करके, प्रणाम करके, माथा टेक के संसद की सीढ़ी को आपने एक नौटंकी भी करके दिखाई 2014 के मई में, और आप उसी सब चीज़ों के करने के बावजूद भी आप संसद में बहस का सम्मान नहीं करते, आप संसद में बिलों को लाने का सम्मान नहीं करते, आप कोई पार्लियामेंट्री जो भी हमारी परंपरा है 75 साल से इस्टेब्लिश की गई है संविधान के अनुसार, उसकी परवाह किए बगैर दिल्ली का जैसा नौकरों का ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने वाली बात आपने अध्यादेश निकाल के बदल दी। तो इस देश के संविधान को परे रखकर, खूंटी पे टांग के जो पूरा राजकाज का जो तरीका चल रहा है, संविधान एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए इनको चाहिए। आज भारत भर में 2014 से लेकर आज 9 सालों के भीतर में जो जो घटनाएं हो रही है, इन सब घटनाओं में हमारी संसद की, हमारी संविधान की, हमारे कानूनों की, हमारी संवैधानिक संस्थाओं की, हमारी न्यायपालिका की, इस गांधी विद्या संस्थान में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है कि ये संस्था का जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तब तक ये
स्टेटस को मेंटेन करेगी, वहाँ पर बाकायदा सील किया हुआ है। वो सील तोड़ के बनारस की गांधी विद्या संस्थान में 15 मई 2023 को इस समय दोपहर के समय 150 पुलिस एक मैजिस्ट्रेट को लेकर, वो पुलिस कह नहीं रही है कि ये पुलिस कोड का वायलेशन है। तो फिर इसका उपाय क्या देखते हैं आप? इसका उपाय अभी जनता ने इनको 2024 में और जो भी यूपी की विधानसभा की चुनाव होगी उसमें लोगों ने सबक सिखाना है। ऐसी सरकार, जो सरकार इस देश के संविधान की सम्मान नहीं करती हो, जो सरकार इस देश के लोगों की संपत्तियों का, लोगों की संस्थाओं का बने हुए आज से 50-100 साल पहले की संस्थाओं का संरक्षण नहीं कर पाती हो, जो संस्था इस देश के आज़ादी के दीवानों की बनी हुई है, जो संस्था इस देश के राष्ट्रपिता की द्वारा बनी हुई है, जो संस्थाएं राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद या लाल बहादुर शास्त्री या ये सब महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जिनका नाम ले लेकर क्या बोलते हैं वर्तमान सत्ता वाले जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण को नकारती है क्या? भारतीय जनता पार्टी को तो प्रतीक ही चाहिए। दुर्दैव से उनके पास में तो कोई प्रतीक नहीं हो, तो जयप्रकाश नारायण को 1977 से बुना रहे। और खूब जयप्रकाश लोहिया वो तो बार बार कहते कि वो तो जैसे हमारे ही है। तो उस ढंग से उन महापुरुषों की बनी हुई संस्थाओं को कब्जा करने जैसी बेशर्म हरकतें करना, एक तो जयप्रकाश नारायण या गांधी या इनका नाम लेना बंद करे। विश्व के स्तर पर जाएंगे तो इनको कोई गोडसे या गोलवलकर या सावरकर का नाम लेके तो यूएनओ में, अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं चलता काम। वहाँ तो महात्मा गांधी से लेके दुनिया भर के आप कैपिटल करोगे। तो ये जो पाखंड है, ये पाखंड एक तो बंद करे। वो खुल के अपना सावरकर, गोलवलकर, हेडगेवार जो भी उनको करना है महिमा मंडन करते बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं। उनके अपने वो आदर्श हो सकते हैं, बहुत लोगों के आदर्श हिटलर मुसोलिनी होते हैं, इनकी भी हो सकते हैं। बहुत लोग शैतानों के भी पूजक होते हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, वो करते रहे। हम डेमोक्रेसी मानने वाले लोग हैं। आपको अगर कोई विश्व का ऐसा आपत्तिजनक आदमी औरत जिसका दर्शन बहुत घटिया हो, मनुस्मृति जैसा एक कोर्ट ने अभी हाल में कहा है, मनुस्मृति का उल्लेख देके जजमेंट दिया है उसने जी। तो जिनको इनके प्रति प्रेम है या आस्था है तो वो करे ना, चुम्बन ले, उसका पूजा करे, उस मनुस्मृति का हटा दे हमारे संविधान को। लेकिन हम तो भारत के संविधान को मानने वाले, हम तो इस देश की आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई चीज़ों को मानने वाले, गांधी, जयप्रकाश, लोहिया, अंबेडकर, पेरियार, ये सब परंपराओं को मानने वाले। और इसको कोई अगर धक्का पहुंचाता है, इसको अगर कोई कुछ करता है, ये राजदंड क्या है? अन्ना दुराई का लंबा चौड़ा खत है जवाहरलाल नेहरू को लिखा हुआ कि ये फ्यूडलिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। जिन मद्रासी ब्राह्मणों को बुलाकर जो तमाशा, भारत के इतिहास के पार्लियामेंट का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता है। राजदंड के लिए वो जो बड़े बड़े पेट निकले हुए नंगे बदन के लोगों को आप ड्रेस कोड की बातें करते, दूसरी तरफ हिजाब की बातें करते, दूसरे मंदिरों में फलाने कपड़े पहन के आए तो आपको प्रवेश नहीं है करके बोर्ड लगाते रहते। और वो जिस ढंग के 150 लोगों का वो एक जो हुजूम, जो क्या है, इस देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? इस ढंग से हमारे देश की, ठीक है पार्लियामेंट सदस्यों को बैठने के लिए कोई भवन अधूरा पड़ रहा होगा, हालांकि ब्रिटेन 16वीं शताब्दी की पार्लियामेंट है। ब्रिटेन दुनिया के सबसे, भले मदर ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते होंगे झूठ मूठ का, लेकिन इस्टेब्लिश पार्लियामेंट तो ब्रिटेन की है, 16वीं शताब्दी से चल रही है। आज हम 21वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं। ऐसे समय में राजदंड का जवाहरलाल नेहरू ने अन्ना दुराई के खत को पढ़ने के बाद में, जो कि उस समय पेरियार के नंबर 2 के अनुयायी CK अन्ना दुराई, जो बाद में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने थे, अन्ना दुराई का लेटर है मेरे पास में, मैं शेयर करूंगा, लगे तो आपको, आप कोट कर सकते हैं। वो क्लासिकल लेटर है। और आपको और एक धक्कादायक बात मैं बता दूं, मैं अन्ना दुराई का लेटर जैसे मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया, फॉरवर्ड किया, एज इट इज़, मेरा फेसबुक तब से बंद चल रहा है।
देख लीजिए, राजदंड के बारे में जवाहरलाल नेहरू को अन्ना दुराई ने आगाह किया है। ये फ्यूडलिज्म का प्रतीक है, ये शोषण का प्रतीक है, ये दलितों के, पिछड़ों के और दुनिया भर के जो भी मानवाधिकार के वंचित लोगों का ये खिलाफ ये दंड का प्रतीक है। ये आज़ादी के बाद, अंबेडकर के संविधान बनने के बाद में हमारे देश के लिए शोभा नहीं देता, इसलिए नेहरू ने राजदंड को उठा के इलाहाबाद के संग्रहालय में भेज दिया था। इस देश को उस राजदंड को दिखा के वो एक ऐसा मैसेज देना चाहते जिसको जवाहरलाल नेहरू जैसे डेमोक्रेसी के सही पुजारी आदमी, सही डेमोक्रेट प्रधानमंत्री भारत के पहले 14 साल रहे हुए, उस आदमी ने उस राजदंड को म्यूजियम में भेज दिया था। अन्ना दुराई के उस महान खत के मिलने के बाद में उसका इस्तेमाल लिख के अब बोलता है कि राजदंड लोकसभा में बगल में रहेगा। ऐसे मानसिकता के लोग एक तरफ उसी वाराणसी से लोकसभा से चुन के जाएंगे। वाराणसी की भी जनता को मैं कहूँगा कि आपने किस नमूने को चुन के दिया है, जिस नमूने को आपके वोट तो चाहिए, जनतंत्र के द्वारा उसको पार्लियामेंट में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से जाना तो है, लेकिन वो इस देश में किस ढंग से राजनीति करना चाहता है, किस ढंग से संसद चलाना चाहता है, किस ढंग से जनतंत्र का खेल करना चाहता है, ये भी लोग ध्यान में रख ले। मैं बनारस के लोगों को भी इस बहाने अपील करूंगा। मैं बाकायदा 2024 में जाके कैंप करके बैठने वाला हूँ वहाँ पर। ये जो इस ढंग की मानसिकता वाले लोग हैं, जिनके हाथ में आज इस देश का निज़ाम चला गया है गलती से, जो कर्नाटक के लोगों ने सुधारा है और आगे वाले भी दूसरे लोग सुधारेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि इस ढंग मतलब के इन चीज़ों को हम एक व्यवस्थित व्यवस्था की ओर जरूर लेकर चलेंगे। बिल्कुल, ये शुरुआत है। कर्नाटक शुरुआत है। इनके 5 से 6 सभाएं कैंसिल हुई है कि पब्लिक पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही, इसलिए 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, फिर रोड शो में आ गए और फिर बजरंग 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 करते बैठे आखिर तक। तो ये सब करने के बावजूद भी कर्नाटक की जनता ने इनको अपना जगह बता दी है। ये शुरुआत है, ये एक ऐसी आशा की किरण है जो इनके इस ढंग के जो नौटंकियाँ जो चल रही है, मुसलमानों को फतवे देने से लेके मनुस्मृति का, एक न्यायालय मनुस्मृति का महिमा मंडन हवाला देकर जजमेंट देता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक दौर कोई हो नहीं सकता है। जिस दौर में मनु का स्टैचू खड़ा हो जाता है जयपुर के कोर्ट के बाहर, जिस देश में अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में जिस आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल कोई संबंध नहीं, उस मोहन भागवत को वहाँ बुलाकर वो मनुस्मृति का ब्राह्मण के चरित्र का श्लोक वहाँ कोट करता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बातें इस देश में हो नहीं सकती। और जिस ढंग से ब्राह्मणों का संसद भवन के अंदर में बुलाकर नए वाले, और उसको नाम दे रहे सेंट्रल विस्टा। एक तरफ गोरखपुर से लेके दुनिया भर के क्या क्या नाम बदलने का, और वो अलग अलग शहरों के संभाजी नगर और क्या करने का, और दूसरे सेंट्रल विस्टा। यानी आपकी प्रतिभा इतनी कुंठित हो गई है कि आपको उसके लिए प्रॉपर नाम भी नहीं है, जो कि संसद भवन ये नाम मौजूद रहते हुए सेंट्रल विस्टा का क्या माने हुआ। मराठी में तो विस्टा का कुछ और मतलब हो जाता है फिर। तो इस ढंग से आप एकदम पाखंडी जैसा परस्पर विरोधी बिहेवियर करते हुए, और अलग अलग संस्थाएं जिनमें कुछ उनके अपने इंटरनल कुछ विवाद हो भी सकते हैं, आप उनमें घुस घुस के गांधी वाली जो संस्थाएं हैं, जो आपने पहला उल्लेख किया, अहमदाबाद की गांधी विद्यापीठ, दूसरा साबरमती आश्रम का 127 एकड़ का पूरा इलाका और सेवाग्राम रिनोवेशन के नाम पे, और अब बनारस का जयप्रकाश नारायण ने खुद बनाया हुआ गांधी शोध संस्थान, ये सब चीज़ें उसी बनारस से इस पार्लियामेंट में कौन संसद सदस्य है? इस देश का प्रधानमंत्री। ये क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं है कि उसके नाक के नीचे और इंदिरा गांधी कला केंद्र को वो जगह दी गई, नाम कला इंदिरा गांधी। देखिए मतलब कैसे ये अलग अलग पर्दे लेकर काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी कला केंद्र नाम रखा है, नाम नहीं बदला। जिस इंदिरा गांधी और नेहरू को गाली देते हुए थकते नहीं है, उनका नाम रखकर एक कला केंद्र वाला पुराना कभी राजीव गांधी के समय बना हुआ संस्थान का चेयरमैन उन्होंने अभी अपना आदमी बनाया है। राम बहादुर राय नाम का उनका एक कोई पुराना पत्रकार है संघी, जिसको उसका चेयरमैन बनाया है। और वो
मुझे पता नहीं इस ढंग का नाटक करके बात कर रहा है। उसके फोटो भी है मेरे पास में चर्चा के, कल के ही है, ताजे, कोई पुराने नहीं है, 20 जून के है। और इस ढंग से वाराणसी के कलेक्टर, वाराणसी का उसी कलेक्टर को उसी वाराणसी में कमिश्नर बना के उसी वाराणसी में रखा हुआ है। वह आदमी उस राजघाट को नमो घाट एक हाथ बना के, यानी एक ज़माने में राजा लोगों के दरबारी होते थे भाट, वो बढ़ चढ़ कर उसके तारीफ के पुल बांधते रहते थे। ये नए दरबारी लोग हैं कि जो IAS से लेके दुनिया भर के अलग अलग सर्विसेज में भी, और उनके अपने पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे उपराष्ट्रपति भी है वर्तमान, जिनका संवैधानिक पद है, लेकिन वो भी जिस ढंग से राहुल गांधी से लेकर दुनिया भर के बातों पे कमेंट करते हुए मैं उनको देखते रहता हूँ। ये जो हमारे देश में एक नई परंपरा जो शुरू हो गई है कि संवैधानिक पदों के सम्मान की इतनी अगर इनको ख्याल हुआ होता तो द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे पार्लियामेंट के उद्घाटन के लिए बुलाया गया होता। द्रौपदी मुर्मू जी को आप आदिवासी का आड़ में हमने राष्ट्रपति बनाया करके पॉलिटिकली कैच भी करते हो, और द्रौपदी मुर्मू जी को जो कि इस देश की दोनों संसदों की वो प्रमुख है, इस देश का ज्वाइंट सेशन जब होता है उसका संबोधन करने का संवैधानिक दायित्व उनका है, आप उनको उस समारोह में बुलाते भी नहीं। इस ढंग से हमारे देश में ये जो एक नई चीज़ें शुरू हो गई, हमारे देश की संवैधानिक परंपराओं का पालन नहीं करना, लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर दखल करना, बुलडोज़र चला देना, यानी किसी का कोई और कारण है तो आप उसके घरों पे बुलडोज़र भेज देना, कुछ लोगों के बुलडोज़र से घरों को गिराने की भी बातें हैं। तो ये जो इस देश में एक तरफ बोलते दुनिया की जनतंत्र की जननी, विश्व की, ये शब्द है पार्लियामेंट के उद्घाटन के भाषण में प्रधानमंत्री के मुंह का ये जुमला है। विश्व के जनतंत्र की जननी बोलने वाले देश में जनतंत्र की कैसी ऐसी की तैसी हो रही, ये कदम कदम पे ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। लोकतंत्र के विकास की ये जो अपनी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में लोकतंत्र का ये जो वर्तमान चेहरा हम लोग देख रहे हैं, हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से। आप देखिएगा कि कई सारे पहलुओं पर ये बातचीत है कि हम अपनी धरोहर की रक्षा कैसे करते हैं और अपने धरोहर को धूमिल भी कैसे करते हैं। तो ये जो धूमिल होती धरोहर, इसे पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्र सेवा दल जिस ताकत के साथ डॉक्टर सुरेश खैरनार उसे लेकर चले हैं, और डॉक्टर सुरेश खैरनार इस बात के लिए बड़े आग्रही होकर इस बात को सामने रखते हैं कि ये चीज़ें बदलती ज़रूर है। होता है कि अंधेरा होता है, धुंधल का होता है, इसे प्रकाश की किरणों के साथ आगे भी बढ़ाया जाता है, और डॉक्टर सुरेश खैरनार इसी प्रकाश किरण के साथ आगे बढ़े हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, और एक वो जो बात जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, उस पर आपने ये खास लक्ष्य केंद्रित करने की ये जो कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।